Good morning, all of you. All well. हम लोग पढ़ रहे थे वर्क, एनर्जी एंड पावर। वर्क, पावर एंड एनर्जी। बातचीत नहीं भाई, ये बस 10 से सेकंड का टाइम है बंद होने का। नहीं तो ना मैं अपना बीपी बिगाड़ूंगा ना धारा बीपी बिगाड़ूंगा। बात सुन में आई? अच्छा मुझे ये बताओ, वर्क है अकॉर्डिंग टू नेचर कितने टाइप का? कौन कौन सा? नेगेटिव, सबको पता है। जब थीटा इक्वल टू 0 तो वर्क मैक्सिमम क्या होगा? मैक्सिमम। और थीटा इक्वल टू 90 क्या होगा? 0। और थीटा इक्वल टू 180 नेगेटिव, या हम कहेंगे मिनिमम। क्या कहेंगे? मिनिमम। वर्क का फार्मूला पता है क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल हो तो एफ एस कोस थीटा। याद रह जाएगा? इतना पढ़ लिया था। वेक्टर है, अच्छा स्केलर है, अच्छा इसकी यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब है। अच्छा स्क्वायर है, वेरी गुड। क्या है? स्क्वायर है। अच्छा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा न्यूटन मीटर भी है। अच्छा डाइन सेंटीमीटर भी है। अच्छा जूल भी है, अर्ग भी है। 1 जूल 10 की पावर 7 अर्ग के। सबको पता है, पढ़ लिया था इतना। मान लो पृथ्वी के गुरुत्व के अधीन कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है, वर्क पॉजिटिव, नेगेटिव या 0? क्या होगा? पॉजिटिव। कोई व्यक्ति किसी वस्तु को ऊपर की तरफ उठा रहा है, व्यक्ति के द्वारा लगाए गए बल के द्वारा काम पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। और पृथ्वी गुरुत्व बल के अनुसार नेगेटिव। जब आप गाड़ी पर ब्रेक लगाते हो तो वर्क का नेचर पॉजिटिव या नेगेटिव? कैसा है? नेगेटिव है। सबको पता है। फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा किया गया कार्य नेगेटिव है, सब जानते हो। अच्छा पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कार्य के होने की देर या कम। जल्दी हो रहा है तो पावर ज्यादा है, देर से हो रहा है पावर कम है। वर्क की यूनिट जूल, टाइम की यूनिट सेकंड। वर्क की यूनिट अर्ग, टाइम की यूनिट सेकंड। वर्क की यूनिट न्यूटन मीटर, टाइम की यूनिट सेकंड। याद है ना? और डाइन सेंटीमीटर पर सेकंड। ऐसे भी तो लिख सकते हैं, पक्का? और ये भी तो हो सकती है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड क्यूब। ये भी तो हो सकती है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड क्यूब। वाट भी तो हो सकती है, और बड़ी यूनिट मेगावाट है। 1 किलोवाट में 10 की पावर 3 वाट। 1 मेगावाट 10 की पावर 6 वाट। और आप लोग जानते हैं 1 हार्स पावर 746 वाट। सबको पता है, पढ़ लिया था इतना बेटा। फिर डायमेंशनल फार्मूला भी आप जानते हो, 1 1 L2 T-3।
ये भी जानते हो स्केलर है। क्या है बेटा? स्केलर है, याद रह जाएगा। वैसे एनर्जी की कमर्शियल यूनिट क्या है? किलोवाट आवर्स है। 1 किलोवाट आवर्स का मतलब 1 यूनिट है। या 50 किलोवाट आवर्स का मतलब 50 यूनिट है। हाँ ना जवाब दो। और 1 किलोवाट आवर्स या 1 यूनिट बराबर 3.6 गुणा की पावर 6 जूल। याद रह जाएगा। इन सब का एक ही मीनिंग है ना, पढ़ लिया था। एनर्जी क्या होती है? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। क्या बेटा? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। याद रह जाएगा। ध्यान भी दे रहे हो। वैसे तो एनर्जी की अपनी अलग अलग फॉर्म होती हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी भी होती है, जैसे आप लोग जानते हैं न्यूक्लियर एनर्जी भी होती है, जैसे आप लोग जानते हैं सोलर एनर्जी भी होती है। क्या होती है? सोलर एनर्जी। जैसे आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटिक भी होती है बेटा। कौन सी? मैग्नेटिक पावर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी बोल देते हैं। हाँ ना जवाब दो। बात दिमाग में बैठ रही है? जैसे आप लोग जानते हैं केमिकल एनर्जी भी होती है, जैसे आप लोग जानते हैं हीट एनर्जी भी होती है। चाहे ये कोई भी एनर्जी हो, जब हम किसी भी एनर्जी से कोई भी काम कराते हैं वो काइनेटिक और स्टोर करते हैं तो पोटेंशियल, और इन दोनों का सम बोलते हैं तो मैकेनिकल। हाँ ना जवाब दो। यानी जो मैकेनिकल एनर्जी है ये काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का सम है। जब भी हमें एनर्जी से कोई भी मैकेनिकल वर्क कराना है तो काइनेटिक एनर्जी के रूप में आकर होगा। हाँ ना जवाब दो। और जब भी हमें किसी भी एनर्जी को स्टोर करना है तो किसके रूप में स्टोर होगी? पोटेंशियल एनर्जी के। कौन से केस में बात करें? मैकेनिकल वर्क में। किस में बेटा? मैकेनिकल एनर्जी या मैकेनिकल वर्क में। हाँ ना जवाब दो। सिंपल सा है ना। अब पहले बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी। ड्यू टू मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या है? ड्यू टू मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो एनर्जी उत्पन्न होती है वो काइनेटिक एनर्जी है। हाँ ना जवाब दो। जैसे हवा है, हवा चल रही है, कागज को उड़ा दिया, रेत को उड़ा दिया, टरबाइन को घुमा दिया, पाल वाली नौकाओं को आगे बढ़ा दिया, तो उन सब के अंदर काइनेटिक एनर्जी है। क्या है? काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वो गति की कंडीशन में ही काम करती हैं। फार्मूला बड़ा सिंपल है, हाफ mv स्क्वायर। याद रह जाएगा। डायमेंशनल फार्मूला है फिर m1 L2 T-2। हाँ ना जवाब दो। वर्क की तरह यूनिट भी वही जूल, वर्क की तरह यूनिट भी वही अर्ग। हाँ ना जवाब दो। वर्क की तरह यूनिट भी वही किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। वर्क की तरह वही यूनिट ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ ना जवाब दो। यहाँ तक कोई दिक्कत? और वर्क की तरह ये भी क्या है? स्केलर है। क्या है? स्केलर। अब यहाँ से पेपर के अंदर क्वेश्चन बनता है। कई बार काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पूछ लेगा और कई बार कह देगा काइनेटिक एनर्जी मोशन के कारण है तो वेलोसिटी पर डिपेंड करती है। मेनली किस पर? वेलोसिटी पर। देखो, दो वस्तुओं की काइनेटिक एनर्जी को जब कंपेयर करेंगे तो तब तो हम मास को भी कंसीडर करते हैं, लेकिन जब एक ही वस्तु की काइनेटिक एनर्जी को कम या ज्यादा देखते हैं तो मास तो उसका कांस्टेंट है। केवल किसके कारण है? वेलोसिटी के कारण है। हाँ ना जवाब दो।
इसका मतलब ये हुआ मास बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। मैथ में पढ़ते हो तो बेटा इस तरफ बढ़ेगा तो इस तरफ भी बढ़ेगा, इस तरफ घटेगा तो इस तरफ भी घटेगा। वेलोसिटी को बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, वेलोसिटी को घटाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी घटेगी। मान लो मास कर दिया 2 टाइम्स, कितना कर दिया 2 टाइम्स, तो काइनेटिक एनर्जी हो गई 4 टाइम्स। इस कितने 2 टाइम्स, कितने टाइम्स होगी 2 टाइम्स, और मास को कर दिया हमने 4 टाइम्स, तो काइनेटिक एनर्जी हो गई 4 टाइम्स। कितने टाइम हो गए बेटा 4 टाइम्स हो गई। हाँ ना जवाब दो। हमने मास को कर दिया हाफ, तो काइनेटिक एनर्जी भी हो गई हाफ। हमने मास को कर दिया 1/4, तो काइनेटिक एनर्जी भी हो गई 1/4। यानी काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू मास है, याद रह जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? वेलोसिटी को हमने कर दिया 2 टाइम्स, काइनेटिक एनर्जी हो गई 4 टाइम्स। कैसे हो गई बात समझ में आई? वेलोसिटी का डबल हो गया ना, v का क्या हो गया 2v हो गया, इस तरफ भी स्क्वायर इस तरफ भी स्क्वायर, तो v स्क्वायर 2 दूनी 4v स्क्वायर। v से v तो 4 गुना बढ़ गई ना बेटा, कितने गुना बढ़ गई 4 गुना। हाँ ना जवाब दो। वेलोसिटी को हमने कर दिया मान लो हाफ, तो काइनेटिक एनर्जी हो गई 1/4 टाइम्स। हाँ ना जवाब दो। यानी कि वेलोसिटी को हाफ करने का मतलब v/2 और v/2। इसका भी क्या करेंगे हम स्क्वायर, इसका भी क्या करेंगे स्क्वायर, तो v का स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 4, v स्क्वायर से v स्क्वायर तो कितना आया 1/4 आया। कितने गुना कम हो गई 1/4 हो गई। हाँ ना जवाब दो। वेलोसिटी को हमने कर दिया मान लो 3 टाइम्स, काइनेटिक एनर्जी होगी 9 टाइम्स। कितना हो गया 9 टाइम्स। फार्मूला क्या निकला? काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का स्क्वायर। क्या होगा? वेलोसिटी का स्क्वायर। हाँ ना का जवाब दो। यानी जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी उसके वर्क के अनुसार काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, जैसे वेलोसिटी घटेगी उसी के स्क्वायर के अनुसार काइनेटिक एनर्जी घट जाएगी। कोई दिक्कत? यहां से क्वेश्चन आ जाएगा, कर दोगे? अगले पॉइंट पर आ जाएं। पक्का ध्यान दे रहे हो? एक यहां पर आता है बेटा थोड़ा सा मोमेंटम का भी, एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है। मोमेंटम आपने पढ़ रखा है संवेग। क्या पढ़ रखा है बेटा? संवेग। और संवेग होता है मास इनटू वेलोसिटी। अब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हाफ mv स्क्वायर। हमने mv की फॉर्म में लाना है, m से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और m से इसको डिवाइड कर देंगे, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर बटे m। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर का अपॉन m। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ, और आप लोग जानते हैं p का स्क्वायर बटे m। हाँ ना जवाब दो। मास भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट, तो काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू p का स्क्वायर। हाँ ना जवाब दो। अगर जो मोमेंटम हम लोग 2 गुना करेंगे काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगी। हाँ ना जवाब दो। अगर जो मोमेंटम को हम आधा करेंगे काइनेटिक एनर्जी भी हाफ हो जाएगी। हाँ सॉरी 1/4। कितनी हो जाएगी? 1/4 हो जाएगी। याद रह जाएगा। कई बार मोमेंटम के साथ रिलेशन पूछ लेते हैं, कर दोगे? यहां तक कोई दिक्कत?
और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है काइनेटिक एनर्जी के एग्जाम्पल। क्या है? काइनेटिक एनर्जी के एग्जाम्पल। जैसे पाल वाली नौका होती है, तो जो पाल नौका होती है आप लोग जानते हैं हवा के अंदर गतिज ऊर्जा के कारण ही वो आगे बढ़ती है। अब पेपर के अंदर क्वेश्चन आ जाए, पाल वाली नौका को चलाने के लिए कौन सी एनर्जी यूज होती है? काइनेटिक एनर्जी। हाँ ना का जवाब दो। बात दिमाग में आ रही है बेटा? जैसे पंचक्की है, कौन सी है? पंचक्की है। जो पंचक्की है, पंचक्की का मतलब समझते हो क्या होता है? जैसे आप लोग जानते हैं सीधा सा हवा का, अब जैसे देखो यहाँ पर ये लगा दिया, यहाँ पर एक टरबाइन या कह देंगे एक फैन, और यहाँ पर ये एक्सल, यहाँ पर लगा दिया सीधा सा एक स्क्रू यानी कि एक चेन कवर, और यहाँ पर नीचे भी लगा दिया एक चेन कवर, और यहाँ पर नीचे है पार्ट। अब हवा चलेगी तो ये चेन इस पर घूमेगी, जैसे साइकिल का पहिया घूमता है बेटा, फिर उससे ये चक्की के पार्ट घूमेंगे, और इस पंचक्की का यूज कर लेते हैं सीधा सा गेहूं पीसने में। और गेहूं पीसने के लिए हम लोग पानी की गतिज ऊर्जा का भी यूज कर लेते हैं। किसका? पानी की गतिज ऊर्जा का भी यूज कर लेते हैं। हाँ ना का जवाब दो। जैसे मान लो नदी का पानी ऐसे बहता हुआ आ रहा है, उसमें से साइड में एक पानी का इस तरह से सोर्स निकाल लेंगे, और यहाँ पर एक लगी होगी सीधा सा नीचे की तरफ चक्री का, और ऊपर ये शाफ्ट होगी, और यहाँ पर लगे होंगे पार्ट, और ये पानी इस चक्रिका पर टरबाइन पर गिरेगा और इस टरबाइन को घुमाएगा। ये एक्सल भी घूमेगा, इसके साथ साथ लगे ये चक्की के पार्ट भी घूमेंगे। हाँ ना जवाब दो। ध्यान ही नहीं दे रहे बेटा। फिर ये पानी यहाँ से आगे जाकर वापस किसमें? नदी में जाकर मिल जाता है। हाँ ना जवाब दो। जैसे हिमाचल प्रदेश के अंदर आज भी इस तरह की आटा चक्की का यूज किया जाता है। यहाँ पर हमने पानी की गतिज ऊर्जा यूज की है, यहाँ पर हमने हवा की गतिज ऊर्जा यूज की है, यहाँ पर हमने हवा की गतिज ऊर्जा यूज की है। पाल नौका भी किस पर काम करी है? काइनेटिक एनर्जी पर। पंचक्की भी किस पर काम करी है? काइनेटिक एनर्जी पर। फिर एक कहलाते हैं विंड मिल। विंड मिल जहां पर इलेक्ट्रिसिटी क्या बनाई जाती है? इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ये भी किस पर काम करते हैं? काइनेटिक एनर्जी। विंड मिल है तो किसकी काइनेटिक एनर्जी पर? विंड की काइनेटिक एनर्जी। वही काम है इसमें। ऐसे आप लोग जानते हैं विंड फार्म बने होते हैं। क्या बने होते हैं? विंड फार्म बने होते हैं, जहां पर हवाएं ज्यादा चलती हैं। इस तरह के वहां पर लगे होते हैं ऊपर फैन, और हवा के प्रभाव से घूमते हैं। एक चक्री का यहाँ, एक चक्री का यहाँ, इस पर लगी होती है ऐसे चैन। जब ये चलेगी तो ये चक्री का घूमेगी, इस पर चैन भी। यहाँ पर होता है एक्सल फिट। क्या होता है? एक्सल फिट। और यहाँ पर लगा होता है डायनामो। क्या लगा होता है? डायनामो। फिर जो ये डायनामो है ये कन्वर्ट करता है इस काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में। हाँ ना जवाब दो। तो जो विंड फॉर्म होते हैं वहां पर हवा के प्रभाव से विद्युत उत्पादन किया जाता है, तो इसमें यूज करते हैं हवा की काइनेटिक एनर्जी। बात समझ में आ रही है ना? इसमें ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, बड़ा सिंपल है। हाँ ना का जवाब दो। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगले स्टेप पर चलें? पक्का? अगला स्टेप अब यहाँ पर बनता है छोटा सा क्वेश्चन, डेनमार्क। क्या आता है? डेनमार्क। इसको कहा जाता है पवनों का देश। सबसे पहले यहीं पर
विद्युत ऊर्जा का विंड मिल से उत्पादन किया गया और बस स्टैंड पर यहाँ पर सबसे पहले उस एनर्जी का यूज हुआ। हाँ ना जवाब दो। फिर आप लोग जानते हैं मिनिमम हवा की स्पीड होनी चाहिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी होनी चाहिए बेटा? 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। हाँ ना जवाब दो। 1 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने के लिए कम से कम 2 हेक्टेयर लैंड चाहिए। इसका मतलब इसके अंदर 2 कंडीशन आ गई, इस कारण ये इतना ज्यादा भी सक्सेस नहीं है। एक कंडीशन तो ये बहुत बड़े एरिया में, और एक कंडीशन ये हवा की स्पीड होनी चाहिए 15 किलोमीटर पर आवर। इस कारण ज्यादातर ये फेमस है कोस्टल एरिया पर, या ज्यादातर ये फेमस है डेजर्ट एरिया में। इस कारण हमारे देश में तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा यूज होते हैं। इन तीनों स्टेट में सबसे ज्यादा है तमिलनाडु के अंदर। हाँ ना का जवाब दो। बात समझ में आ रही है बेटा? फिर इसी काइनेटिक एनर्जी देखो, जैसे पिस्टल है, पिस्टल से गोली निकली और वो अपने टारगेट को शूट किया, तो टारगेट को जो शूट किया वो काइनेटिक एनर्जी के कारण हुआ। फिर जैसे धनुष बाण होता है, तीर को रखा और पीछे खींचा, उसने जो टारगेट को शूट किया वो किसके कारण? काइनेटिक एनर्जी के कारण। हाँ ना जवाब दो। आप लोग जानते हैं जो चाबी वाली घड़ी होती हैं वो लगातार जो काम करती हैं वो काइनेटिक एनर्जी के काम करती हैं। देखो काम जो होगा वो काइनेटिक एनर्जी के थ्रू होगा, और जब स्टोर होगी तो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगी। हाँ ना जवाब दो। नेक्स्ट पॉइंट आता है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ड्यू टू पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की स्थिति के कारण जो उसमें एनर्जी होती है उसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। हाँ ना जवाब दो। अब जैसे देखो, मान लो ये मार्कर है, कोई भारी सा पत्थर है, बराबर हाइट पर उनको उठा रखा है, या एक नीचे हाइट पर एक ज्यादा हाइट पर, तो दोनों को ऐसे छोड़ दिया नीचे। मान लो किसी के पैर पर जाकर गिरे, तो जो पत्थर जितनी ऊंचाई से गिरा है उसके द्वारा पैर पर चोट ज्यादा, और जो कम ऊंचाई से गिरा है उसके द्वारा पैर पर चोट कम। क्योंकि पत्थर को जैसे जैसे ऊंचाई पर लेते गए उसमें उतनी ही ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। जैसे उसको छोड़ा वही पोटेंशियल एनर्जी किस में? काइनेटिक में कन्वर्ट हुई। हाँ ना जवाब दो। यानी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh। हाँ ना जवाब दो। m का मतलब क्या है? मास। g का मतलब क्या है? ग्रेविटी। और h का मतलब क्या है? हाइट। हाँ ना जवाब दो। मान लो हमने हाइट बराबर रखी तो ग्रेविटी भी उतनी ही है, लेकिन मास चेंज कर दिया तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? चेंज हो जाएगी। अगर जो हाइट चेंज कर दी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? चेंज हो जाएगी। और अगर जो जी की वैल्यू भी चेंज करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? चेंज हो जाएगी। हाँ ना जवाब दो। हाइट बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी, मास बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। याद रह जाएगा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आता है डैम। क्या आते हैं बेटा? डैम आते हैं। यानी जो डैम होते हैं वो हमेशा पहाड़ी क्षेत्रों पर बनाए गए होते हैं, वहां पर पानी स्टोर किया गया होता है ऊंचाई में। हाँ ना के जवाब दो। अब इस पानी के अंदर है पोटेंशियल एनर्जी, इसकी पोजीशन के कारण। किसके कारण? पोजीशन के कारण। तो बांधों के अंदर जो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है वो पानी की स्थितिज ऊर्जा। क्या है? स्थितिज ऊर्जा। हरियाणा एसएससी में आया था ये, और काइनेटिक एनर्जी भी लिख रखा था और पोटेंशियल एनर्जी भी। राइट आंसर क्या था? पोटेंशियल एनर्जी।
क्योंकि जितनी ज्यादा इसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी उतना ही तो ज्यादा पानी के अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी। जो काइनेटिक एनर्जी का सोर्स बना वो क्या बना, पोटेंशियल एनर्जी बना। और ड्यू टू हाइट, क्या है, ड्यू टू हाइट। अब जैसे ये यहाँ पर पत्थर रखा है, अब मान लो जो ये पत्थर रखा है इसमें कौन सी एनर्जी स्टोर है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है। मान लो ये पत्थर यहाँ से लुढ़कना शुरू कर दिया, यही पोटेंशियल एनर्जी किस में आ गई, काइनेटिक में आ गई। हाँ ना, जवाब दो। जैसे हम धनुष पर तीर को रखकर ऐसे खींचते हैं, कौन सी एनर्जी स्टोर करते हैं, पोटेंशियल। जितना पीछे तक खींचेंगे उतना तीर आगे तक जाएगा। जैसे पिस्टल होती है, जैसे आप ट्रिगर को दबाते हो तो पीछे जो पॉइंट होता है वो पीछे की तरफ जाता है और फिर वो किस पर लगता है, बुलेट पर। और बुलेट क्या होती है, बाहर की तरफ निकलती है। हाँ ना, जवाब दो। तो जो उन सब में एनर्जी स्टोर हो रही है वो कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी है। ध्यान भी दे रहे हो। जैसे स्प्रिंग वाली घड़ी यानी चाबी वाली घड़ी, जैसे खिलौना होता है चाबी वाला, उसमें आप चाबी देते हो तो कौन सी एनर्जी स्टोर कर रहे हो, पोटेंशियल। जैसे जमीन पर रखते हैं, जितनी आपने चाबी भरी है उतना दूर तक जाएगा। हाँ ना, जवाब दो। ऐसे ही चाबी वाली घड़ी होती है, उसमें चाबी भरते हैं और उसमें स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग टाइट हो जाता है और फिर धीरे धीरे वो घड़ी काम करती रहती है। तो चाबी वाली घड़ी में जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो किस फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। हाँ ना, जवाब दो। इतनी बात समझ में आ गई। पेज नंबर 39 पर। हाँ बेटा, काइनेटिक मेन तो मोशन में है उस टाइम, हाइट नहीं, उस समय तो इंजन काम कर रहा है। हाइट नहीं, कौन सा काम कर रहा है, इंजन काम कर रहा है। वो तो फिर ऑप्शन इस तरह से सेट कर रखा होगा। अदरवाइज उड़ते हुए जहाज में मेन बात देखें तो उसके काइनेटिक एनर्जी के कारण है। अब जैसे ए ऑप्शन में दे रखा, जैसे पक्षी है, पक्षी उड़ता है, तो जब पक्षी उड़ता है वो कितनी हाइट पर उड़ रहा है, तो उसकी हाइट के कारण उसमें वो एनर्जी थोड़ी है। पक्षी तो यहाँ भी उतनी स्पीड से उड़ सकता है, आसमान में भी उतनी स्पीड से। तो जो पक्षी के अंदर वो एनर्जी है वो वास्तव में उसकी काइनेटिक एनर्जी के कारण है। अब जैसे पतंग उड़ाते हैं, क्या उड़ाते हैं, पतंग उड़ाते हैं, तो जो पतंग के अंदर वो मोशन में है वो किसके कारण है, काइनेटिक एनर्जी के कारण है। जो उड़ता हुआ हवाई जहाज है ना, वो जो उड़ रहा है उसके अंदर मेन काम कर रही है भाई काइनेटिक एनर्जी। अब तो मुझे एक बात बताओ, अगर जो उसके अंदर इंजन वगैरह बंद कर दें तो क्या वो ऊपर फ्लाई कर जाएगा, उसकी मोशन तो नीचे की तरफ होगी, उसकी मोशन तो क्या होगी, नीचे की तरफ होगी। पहला रोल तो किसका है, काइनेटिक एनर्जी के कारण है। अब तुम लोग ये सोच रहे होगे जैसे हवाई जहाज ऊंचाई पर उड़ता हुआ जा रहा है, उसकी हाइट बढ़ती जा रही है, हाइट बढ़ने के साथ साथ उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी बढ़नी चाहिए। लेकिन आपने उसमें एक खास बात देखी ना, उसमें इंजन काम कर रहे हैं ना। क्या काम कर रहे हैं, इंजन काम कर रहे हैं। ये नेचुरल में है, किसमें है, नेचुरल की बात है। जब हम किसी भी एक्सटर्नल फोर्स वगैरह की कहानी नहीं देखते। अब जैसे पत्थर है, अब ऑलरेडी पहले यहाँ पर पत्थर रखा है, अब ये फोन ही है, अब ऐसे दिख रहा है, इसमें तो एनर्जी है ही नहीं। लेकिन ये यहाँ से किसी के पैर पर गिर जाए, इसमें तो एनर्जी है। अब मान लो ये बेंच वगैरह है, इन सब में कुछ ना कुछ तो एनर्जी क्या है, स्टोर है, ये है। तो मेन कहलाएगा भाई काइनेटिक एनर्जी। हाँ, अगर जो ऐसे पोटेंशियल एनर्जी और फिर बोथ दे दे तो फिर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि मैकेनिकल वर्क में ऐसे काम होगा। लेकिन ऐसे लिखा हो ना ए और बी, तब हम केवल किसको टिक करेंगे, काइनेटिक एनर्जी को टिक करेंगे। और मान लो काइनेटिक एनर्जी ही नहीं लिख रखा तो फिर तो संभव है ही नहीं कि काइनेटिक एनर्जी ना लिखें, क्योंकि ऑब्जेक्ट है मोशन में। किस में है, मोशन में। मोशन में है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी तो होगी ही। अब इसको ऐसे भी देखो, जैसे मान लो ये अर्थ सरफेस है, यहां से आपने एक ये बॉल है,
इस बॉल को ऊपर उठा रहे हैं। तो आप लोग देखो, इसमें तो पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों ही है या नहीं है भाई? जैसे जैसे ऊपर की तरफ उठा रहे हैं, काइनेटिक किस में जा रही है? पोटेंशियल में जा रही है। किस में जा रही है? पोटेंशियल में। मान लो ऊपर से इस पत्थर को नीचे की तरफ फेंक रहे हैं, तो काइनेटिक किस में आ रही है? पोटेंशियल में आ रही है। सॉरी, पोटेंशियल किस में आ रही है? काइनेटिक में। किस में आ रही है? काइनेटिक में आ रही है। तो जब ऐसे लिखा होगा तो बोथ ही टिक करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे लिख दिया ना, ए में काइनेटिक एनर्जी, बी में पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी टिक करना पड़ेगा। खाली ये तो होगा ही नहीं। खाली ये तो क्या है? होगा ही नहीं। अगले स्टेप पर आ जाएं। क्लियर? क्योंकि यहां पर आप एक छोटा सा पॉइंट देखो बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये काम करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी आप कहोगे टोटल एनर्जी यानी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल क्या कहलाता है? कांस्टेंट होता है, कभी बदलाव नहीं होता। काइनेटिक पोटेंशियल में जाती रहती है, पोटेंशियल काइनेटिक में जाती रहती है। अब डैम है, अब डैम के अंदर पानी है, उसकी पोटेंशियल पहले काइनेटिक में बदली, काइनेटिक फिर किस में? इलेक्ट्रिक में बदली। लेकिन टोटल जो एनर्जी है वो कंजर्व्ड है। क्या है? कंजर्व्ड है। उसमें ना कभी कमी हुई ना कभी अधिकता हुई, कांस्टेंट रहेगा। अगले स्टेप पर आ जाएं। देखो भाई, गतिज ऊर्जा किसी वस्तु में गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता आ जाती है उसे वस्तु की गतिज ऊर्जा बोलते हैं। यदि m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से चल रही है तो काइनेटिक एनर्जी हो गई अपनी हाफ mv स्क्वायर। अब ये बताने की जरूरत है ही नहीं कि अगर जो हम वेग को 2 गुना कर देंगे काइनेटिक एनर्जी 4 गुना, मास को 2 गुना कर देंगे काइनेटिक एनर्जी 2 गुना, संवेग को 2 गुना कर देंगे काइनेटिक एनर्जी 4 गुना। याद रह जाएगा। नेक्स्ट देखो, पोटेंशियल एनर्जी किसी वस्तु में उसकी अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। और इसका फार्मूला हमने अभी पढ़ाई था, mgh। यानी आप लोग कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh। m क्या होगा? द्रव्यमान, g क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण त्वरण, और h क्या होगा? पृथ्वी तल से ऊंचाई। कुल यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर? काइनेटिक एनर्जी के और पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर। जैसे देखो, कार्य और शक्ति में अंतर सबको पता है। कोई वस्तु किसी बल के प्रभाव में गति करती है तो उस पर कार्य हो रहा है, और किसी वस्तु के कार्य करने की दर या क्षमता को क्या बोल देते हैं? ऊर्जा। हाना जवाब दो। ऊपर लिख रखा शक्ति और नीचे डेफिनेशन में लिखते हैं ऊर्जा। क्या बात है। ऊपर एनर्जी लिख दो बेटा, पावर की जगह। पावर की जगह क्या कर दो? एनर्जी कर दो। कार्य तभी होता है जब बल द्वारा वस्तु में क्या हो? विस्थापन हो, और एनर्जी बाह्य बल द्वारा वस्तु की स्थिति व आकार में परिवर्तन करके उसमें ऊर्जा संचित की जा सकती है। जैसे ये है, इसकी पोजीशन चेंज करके, इसके डायमेंशंस चेंज करके इसमें एनर्जी को क्या स्टोर किया जा सकता है। ऊर्जा होने पर भी कार्य शून्य हो सकता है। ऊर्जा होने पर भी कार्य शून्य हो सकता है। कैसे कहोगे? F इंटू एस, एस इक्वल टू 0। क्या है? 0। या आप लोग कह सकते हो, जैसे देखो गाड़ी है, कीचड़ में फंस गई, आप लगातार रेस दे रहे हो, इंजन भी काम कर रहा है, फ्यूल भी खर्च हो रहा है, लेकिन वो गाड़ी अपनी जगह पर वहीं पर उसके टायर रोटेट करते रहते हैं। तो ऊर्जा होने पर भी कार्य क्या हो सकता है? शून्य। कार्य करने की स्थिति में वस्तु की ऊर्जा शून्य नहीं हो सकती, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तभी होगा जब फोर्स होगी, अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता विदाउट फोर्स के। हाँ जवाब दो। नेक्स्ट डिफरेंस है ऊर्जा और शक्ति। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा और कार्य करने की समय दर को शक्ति।
ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल, और भी है ना बहुत सारे। पावर का एसआई मात्रक, और भी है ना बहुत सारे। ऊर्जा कार्य पूरा होने में लगे समय पर निर्भर नहीं करती, जबकि शक्ति कार्य पूरे होने में लगे समय पर निर्भर करती है, क्योंकि उसको किसके साथ जोड़ रखा है, टाइम के साथ। और एनर्जी किसके साथ बिलोंग नहीं करती, टाइम के साथ बिलोंग नहीं करती। पीछे जो लास्ट में तीनों बैठे हैं बेटा, लास्ट वाले तीनों लड़के, वो समझ गया मैं किसको बोल रहा हूं। अभी अभी हमारी आंखें चार हुई थी। हाँ हाँ समझ गया हो। और छुप मत बेटा। और जो ये चश्मा लगाए हुए बैठा है इसके राइट हैंड साइड, लास्ट बेंच पर, कति लास्ट बेंच पर। हाँ खड़ा करियो इसको। हाँ हाँ हाँ, ये बिल्कुल जिसको हाथ लगा है, खड़ा हो बेटा। इसको भी खड़ा कर। और अपने छुटंकी भाई को भी खड़ा कर। अच्छा अब क्या कर रहे हो तुम तीनों, पढ़ भी रहे हो? अच्छा बुक है कोई से के पास? वेरी गुड। मुझे तो ऐसा लगा गुणन 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 पता ना क्या। बैठ जाओ तो फिर तो बैठ जाओ। नेक्स्ट पॉइंट, ऊर्जा के विभिन्न रूप बेटा। किसी वस्तु में ताप के कारण होने वाली ऊर्जा को क्या बोल देंगे, ऊष्मीय ऊर्जा। किसी वस्तु में इंटरमोलिक्यूलर एनर्जी को क्या बोल देंगे, इंटरनल एनर्जी। या जैसे हमारे शरीर की आंतरिक ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा, बिजली के उपकरणों में धारा के प्रवाह को बनाए रखने के लिए आवश्यक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। जैसे हम लोग जानते हैं हमारे घर में जो बिजली है, जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, उसी से इलेक्ट्रॉन तारों में मोशन में रहते हैं। जैसे आपने बैटरी के अंदर, टॉर्च के अंदर सेल डाला, उसी के अंदर जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है टॉर्च काम करती है। जैसे आपने अपनी मोबाइल की बैटरी को चार्ज करते हो तो उसमें आप लोग जानते हैं पहले कौन सी एनर्जी स्टोर हो रही है, इलेक्ट्रिक। किस रूप में हो रही है, केमिकल के फॉर्म में। फिर वही केमिकल एनर्जी किस फॉर्म में आके काम कर रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में। न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर, जिसमें रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस। ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा का ना तो निर्माण होता ना विनाश होता, अर्थात विश्व की ऊर्जा आज भी कांस्टेंट है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये है एनर्जी वाले कंसेप्ट का क्लाइमैक्स। सबसे ज्यादा इसी पार्ट से क्वेश्चन आते हैं। हाँ ना का जवाब दो। जैसे देखो, एक वर्ड होगा इनपुट और एक वर्ड होगा आउटपुट, और इनपुट को आउटपुट में बदलने के लिए एक होगा डिवाइस। वो डिवाइस कौन से प्रकार की इनपुट एनर्जी लेता है और कौन से प्रकार की आउटपुट एनर्जी में बदलता है। सबसे कॉमन हमारे लिए है जैसे माइक्रोफोन। अब मैंने कौन सा यूज कर रखा है, ये माइक्रोफोन यूज कर रखा है। इस माइक्रोफोन के अंदर इनपुट के रूप में जा रही है साउंड एनर्जी। कौन सी जा रही है, साउंड एनर्जी। और आउटपुट में होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। किस में कन्वर्ट करता है ये, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। फिर आपके पार्ट पर है स्पीकर। क्या है, स्पीकर। स्पीकर के अंदर जा रही है इलेक्ट्रिक एनर्जी, और इलेक्ट्रिक एनर्जी को ये करता है साउंड एनर्जी में कन्वर्ट। किस में करता है बेटा, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। हाँ ना जवाब दो। जैसे मोबाइल में आपके पास दो पार्ट होते हैं। एक होता है माउथ पीस। क्या होता है, माउथ पीस। और एक कहलाता है ईयर पीस। जो ईयर पीस होता है आप लोग जानते हैं, वो उसको बोलते हैं स्पीकर को। किसको बोलते हैं, स्पीकर को। और जो माउथ पीस होता है उसको बोलते हैं माइक्रोफोन को। किसको बोलते हैं, माइक्रोफोन। दोनों एंड पर होता ना ये,
क्या होता है, दोनों एंड पर। आप लोग कई बार किसी को बोलते हैं, उसको सुनाई नहीं देता तो ऐसे बोलते हैं कई बार, और जब सुनते हैं तो इस हिस्से को ऐसे नजदीक लाकर सुनते हैं। ऐसे ही फोन होता है ना, फोन एक क्या होता है, माउथ पीस, एक क्या होता है, ईयर पीस। ईयर पीस में क्या लगा होता है, स्पीकर, और माउथ पीस में क्या लगा होता है, माइक्रोफोन, या जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, माइक बोलते हैं। हाँ ना, जवाब दो, याद रहेगा बेटा। एक डिवाइस होता है सोलर सेल, क्या होता है, सोलर सेल। एक डिवाइस होता है सोलर कुकर, क्या होता है बेटा, सोलर कुकर। जो सोलर सेल होता है ये यूज करता है सोलर एनर्जी को, किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। फिर एक होता है सोलर कुकर, ये यूज करता है सोलर एनर्जी ही, और सोलर एनर्जी के अंदर ये कन्वर्ट करता है हीट एनर्जी में। किस में कन्वर्ट करता है, हीट एनर्जी में। यहाँ एक क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, जो सोलर सेल होते हैं ये बने होते हैं सेमीकंडक्टर से। किससे बने होते हैं, सेमीकंडक्टर से। और जो ये सोलर सेल होते हैं सेमीकंडक्टर, इनको बनाने में यूज करते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, या कई बार क्या लिखा होता है, गैलियम लिखा होता है। क्या लिखा होता है, गैलियम। हाँ ना, जवाब दो। जो सोलर कुकर होते हैं ये अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे मान लो इसमें ये होता है एक मिरर, और इस मिरर का मान लो ये है यहाँ पर फोकस। क्या है, फोकस है। जो ये फोकस है यहाँ पर रखा होता है सोलर कुकर। क्या रखा होता है, सोलर कुकर। हाँ ना, जवाब दो। तो सोलर कुकर में यूज करते हैं हम लोग कौन सा, कॉनकेव मिरर। सॉरी, बाहर से पॉलिश होगा बेटा, ये कहाँ से होगा, बाहर से पॉलिश होगा। अंदर वाली सतह इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी, परावर्तक सतह। क्या होगी, परावर्तक सतह। यहाँ पर पेपर के अंदर ये क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है, सोलर कुकर के अंदर कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। हाँ ना, जवाब दो। या क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। कौन सा बेटा, कॉनकेव मिरर। इतनी बात पल्ले पड़ रही है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अगले पॉइंट पर आ जाएं। सर, डायनेमो काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कैसे बदलता है? बस बदल दे है, इतना इंजीनियर बना दे यहाँ पे। एक होता है दूसरी टाइप का बेटा, सोलर बॉक्स टाइप का। क्या बोलते हैं, बॉक्स टाइप का होता है। अब जैसे जो बॉक्स टाइप का होता है उसमें एक इस तरह का बॉक्स होता है, अरे जवाब दो, और उस बॉक्स पर एक लगा होता है इस तरह का अपने आप में ग्लास। क्या लगा होता है, ग्लास लगा होता है। हाँ ना, जवाब दो। इस बॉक्स में रखे होते हैं छोटे छोटे डिब्बे। बात समझ में आ रही है? पहला क्वेश्चन तो आ गया, इस बॉक्स की अंदर वाली सतह काले रंग के पेंट, काले रंग से क्या है, पेंट की गई होती है। कारण बता दोगे? ऊष्मा का अवशोषक, ऊष्मा का अवशोषक है। हाँ ना, जवाब दो। फिर इसके ऊपर रखा होता है एक गिलास। क्या होता है, कांच का गिलास, यानी एक कांच प्लेट रखी होती है जिसके आर पार क्या होती है, रोशनी जा सकती है, लाइट जा सकती है, सनलाइट। हाँ ना, जवाब दो। कांच को बोलते हैं ऊष्मा का कुचालक। ऊष्मा का क्या है, कुचालक है। हाँ ना, जवाब दो। यानी ये अंदर हीट को जाने देगा, अंदर से हीट को बाहर नहीं आने देगा। हाँ ना, जवाब दो। फिर ये इस पर होता है एक प्लेन मिरर। क्या होता है, प्लेन मिरर होता है। प्लेन मिरर जिसको हम लोग बोलते हैं समतल दर्पण।
क्या बोलते हैं बेटा? समतल दर्पण। जो ये प्लेन मिरर होता है, सनलाइट इससे टकराकर रिफ्लेक्ट होकर किस में आती है? बॉक्स में आती है। तो ये 3-4 क्वेश्चन पूछ लेता है। कांच की पट्टी क्यों यूज की? ऊष्मा का कुचालक है, अंदर की हीट को बाहर नहीं जाने देगा। काले रंग के पेंट से क्यों डिब्बे पेंट किए? ऊष्मा के अवशोषक हैं। मिरर क्यों यूज किया? रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट है, यहां से सनलाइट को इसकी तरफ रिफ्लेक्ट कर देगा। हाँ ना जवाब दो। ये सारे पॉइंट समझ में आ गए? चारों का फंक्शन पता चल गया? एक होता है इलेक्ट्रिक मोटर। क्या होती है बेटा? इलेक्ट्रिक मोटर। क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक मोटर। डिवाइस है ना? क्या है? इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर का काम है किसको? इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में बदल देना? मैकेनिकल एनर्जी में, या कई बार मैकेनिकल एनर्जी की बजाय काइनेटिक एनर्जी लगा। एक होता है डायनेमो या एक होता है जनरेटर। क्या होता है? जनरेटर, या एक बोलते हैं अल्टरनेटर। हाँ ना जवाब दो। ये मैकेनिकल एनर्जी या क्या बोल देंगे? काइनेटिक एनर्जी किस में बदलता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। जैसे लाइट भागते ही हम जनरेटर चलाते हैं ना, तो जनरेटर के साथ क्या लगा हुआ है? डायनामो लगा हुआ है। जनरेटर एक्सल को घुमाएगा और डायनामो फिर वहां पर विद्युत का उत्पादन करेगा। यानी मैकेनिकल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी किस में जाती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी में जाती है। वैसे तो पेपर के अंदर सबसे ज्यादा यही दोनों पूछे जाते हैं। हाँ ना जवाब दो। फिर एक होता है इलेक्ट्रिक सेल बेटा। क्या होता है? इलेक्ट्रिक सेल, जो टॉर्च वगैरह में डालते हैं। अब उसमें स्टोर तो कौन सी है? केमिकल एनर्जी स्टोर है ना, केमिकल एनर्जी। और उसके अंदर वो काम फिर क्या करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी का। किसका करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी का। हाँ ना जवाब दो। कोयला सुना है? पेट्रोल सुना है? पेट्रोल बोल दो या पेट्रोलियम, या जैसे वुड वगैरह सुना है? ध्यान नहीं दे रहे बेटा। इन सब के अंदर केमिकल एनर्जी होती है। क्या होती है? केमिकल एनर्जी। पेट्रोल का यूज करते हैं मैकेनिकल के लिए, कोयले का यूज करते हैं हीट प्रोडक्शन के लिए, वुड का करते हैं हीट के लिए। तो लकड़ी में ऊर्जा तो रासायनिक ऊर्जा है और इसका यूज करते हैं फिर ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में। पेट्रोल में एनर्जी तो केमिकल एनर्जी है, इसका यूज करते हैं मैकेनिकल एनर्जी के रूप में। कोयले के अंदर है तो केमिकल एनर्जी, इसका यूज करते हैं हीट एनर्जी के रूप में। हाँ ना जवाब दो। जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, अब जैसे तबला या ढोल बजाते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी और किस में कन्वर्ट होगी? साउंड एनर्जी में होगी। कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो लास्ट में जाकर वो किस में कन्वर्ट करता है? साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ना जवाब दो। यहाँ तक कोई दिक्कत? एनी डाउट? बाकी कल कर।